हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ हम सीडीपी का क्लास देखेंगे। ठीक है, सीडीपी में आपको हम 30 क्वेश्चंस लिए हैं। 30 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवाएंगे और भी फुल डिस्कशन के साथ एक एक आपको आंसर डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को यहाँ पर ईवीएस पढ़ाए हुए थे। अगर आपने क्लास नहीं किया तो जाकर ज़रूर करेंगे। यहाँ से आपको ये मेरा चैनल का नाम से आपको लगेगा स्कोरर पॉइंट। यहाँ पर इतना आपको स्कोर हमेशा बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, हमेशा अगर 2 4 5 नंबर से अगर नहीं पास हो रहे तो वो आपको हेल्प करेगा। हमेशा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से, हमेशा कुछ कुछ ऐसा मतलब अजूबे तरीका से पास करने का मतलब क्वेश्चंस आता है जहाँ से आपको एकदम क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा ताकि आप वहाँ से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ईवीएस पढ़ाए हुए थे, अब सीडीपी का है। इसी के साथ आपको अगर बीपीएससी का टीचर का जो प्रैक्टिस सेट करना है वो भी चलता है। आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक भी चलता है। अदर कंपटीशन का भी जैसे दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलता है। सभी चीज़ का क्लास चलता है। आपको जो भी अच्छा लगे आप करेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, सभी चीज़ का। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम 30 क्वेश्चन लिए सीडीपी का। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि घबराना नहीं है। आप लोग के लिए एक तरह से टेस्ट है। तो क्वेश्चंस देखिए, जैसे कथन वाले और तर्क वाले क्वेश्चंस है तो इन दोनों के बीच क्यों की लगा देना है। क्या करना है? क्यों की लगा देना है। ठीक है, क्यों की लगा देना। आप कहेंगे क्यों की क्या? देखिए हम पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा। एक बच्चे के विकास की प्रगति मतलब प्रगति कि उसी कर्म के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जाता है। सिंपल से बात यहाँ पर कहा है कि विकास की प्रगति मतलब विकास की जो एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है, मतलब प्रोग्रेस जो कर रहा है वो क्या सटीकता से माप सकते हैं कि आज इतना हुआ कल इतना होगा या ये होगा, ये वाली बात बोल रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। विकास को कभी मापा नहीं जा सकता। ये चीज़ वृद्धि में आप माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम डिटेल से समझाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। फुल वीडियो देखेंगे, एक भी क्वेश्चन जो छूटेगा सभी टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं। तो कभी भी विकास का मतलब आप कह सकते हैं मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को मापते हैं, क्वांटिटी रहता है। क्योंकि वृद्धि कितना हुआ, 5 kg वजन बढ़ा, 5 kg खाए, तो ये सब वृद्धि है। मोटापा बढ़ा, ये वृद्धि है। लेकिन विकास डेवलपमेंट कभी मापा नहीं जा सकता। जैसे मापने की बात करें तो ये चीज़ आपके लिए रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट वाली गलत हो गया। क्योंकि जब यहाँ पर क्योंकि विकास का स्वरूप गति बच्चे के लिए एक समान है। कहने का मतलब है कि विकास क्या सभी बच्चे के लिए एक समान होता है? जब आप थ्योरी पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े तो सभी चीज़ का क्लास मैंने थ्योरी बात करवाए हैं, आप करेंगे वहाँ जाके। ठीक है, कभी भी विकास का मतलब गति जो होता है हर बच्चे का एक समान नहीं होता है। ठीक है, वो सबका अलग अलग होता है। किसी का संस्कृति प्रवेश समान रहता है तो नहीं। ठीक है, सभी का अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। तो सभी का मतलब अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ आप गलत करेंगे तो दोनों गलत है। यहाँ पे यह कथन भी गलत है और इसका तर्क जो दिया है वो भी गलत है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ए और डी दोनों कहाँ गलत है। तो देखिए ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये आर है, दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए कितना बेस्ट आंसर रहता है, बहुत अच्छा लगे। कथन वाले क्वेश्चन आपको एक भी गलती नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देकर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने के पहले, यहाँ पे एक क्वेश्चन कहते हैं कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगने मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? देखिए आप जैसे सिद्धांत पढ़ेंगे विकास का। ठीक है, ये जैसे कि मतलब एक वो होता है कि शरीर से आपको दूर, एक क्या होता है आपको सिर से पैर के ऊपर, एक क्या होता है आपको नाभि से लेकर बाहर की ओर करता है। ठीक है, तो जैसे सब थ्योरी पढ़ेंगे दिया आपके लिए। देखिए 1 महीना एग्जाम का बचा हुआ, बहुत जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा था कि फुटबॉल खेलने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। ठीक है, यह विकास के किस सिद्धांत के हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर, समीप दूर भूमुखी। ठीक है, ये क्या होता है आपको फुटबॉल क्या करता है मतलब खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीख लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो तीसरा नंबर देखिए, विकास आनुवांशिकता वो पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, कहते विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का बात है, मतलब इसमें कथन सही नहीं है। मतलब तो ये चीज़ है, विकास हमेशा क्या होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण का अंतःक्रिया है। क्योंकि जब तक आपको एक मतलब कह सकते माहौल नहीं मिलेगा तब तक आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए आप पढ़ने का माहौल नहीं मिला तो नहीं, तो ये पर्यावरण का भी है, मतलब वातावरण भी आप पे करता है। और उसी के साथ आनुवांशिकता मतलब आपके वंश से भी आता है। आपके अगर माता पिता देखेंगे कि मतलब
एक तरह से जैसे कि डॉक्टर है तो वो आपको क्या ढालेंगे उसी क्षेत्र में, तो वो भी थोड़ा थोड़ा जीन आता है, पर्यावरण का भी असर पड़ता है, दोनों का अंतःक्रिया है, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर बेस्ट है। दूसरा कहता है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, विकास को कुछ हद तक लगाया जा सकता है, बात सही है। मान लीजिए थोड़ा देर लगा लेंगे, चलो बच्चा क्या कर रहा है ये कर रहा है, तो कुछ हद तक हम लगा सकते हैं। तीसरा आंसर इसका क्या कहता है कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है, एकदम जैसी विकास की दर एक समान बोले तो ये क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गए। ठीक है, कभी भी विकास का दर सभी बच्चे में एक समान नहीं होता है, ये बच्चे में समान नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी देखिएगा किसी बच्चे को बचपन में ही मतलब दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, किसी को थोड़ा सा उम्र आने पे होता है, सभी चीज़ उल्टा पुल्टा रहता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो है सॉरी आंसर जो है आपको छट गया। ठीक है, जैसे चौथा पढ़ते हैं हम कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चले। सिंपल सी बात है, विकास पहले क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का अर्थ है बच्चा सबसे पहले क्या होता है, जैसे जन्मने के बाद क्या करता है, थोड़ा सा पैर हाथ चलाता है। ठीक है, पैर हाथ चलाने के बाद वो कोशिश करता है उलटना पलटना, धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू करता है, सीखना, दुनिया को देखना। तो सिंपल सी बात है कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने लगा। ठीक है, विशिष्ट मतलब एक कह सकते हैं अच्छा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी तर्क वाली क्वेश्चन आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, जब दोनों का रिलेशन बनाना हो तो हमें क्या करना है, बीच में क्योंकि लगाना है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त मतलब उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। कहते हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने का, ठीक है, कहते बच्चा क्या संस्कृति में व्यवहार करने के लिए मतलब अपने दोस्तों से, मीडिया से, स्रोतों से। तो सिंपल सी बात, कभी भी आप संस्कृति सीखते हैं तो अपने घर के आदमी हैं, बगल के दोस्तों को देखकर, टीवी न्यूज में देखकर, तो ये चीज़ सही है। तो फर्स्ट क्या है आपका सही है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये तर्क लगाया, कारण ये था क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो औपचारिक है और वो अनौपचारिक मतलब संसाधनों की जरिए होते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये औपचारिक है, वो अनौपचारिक है। ठीक है, ये खुद से घर में भी सीखता है औपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक ये बाहर से भी सीखता है। ठीक है, तो दोनों सही है। तो देखिए आपको तथ्य को ध्यान देना कि दोनों क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, सही मतलब आर सही व्याख्या करता है ए का, सही बात है। आर ने सही व्याख्या किया कि नहीं ए का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सबसे बेस्ट है। इसका 3 आंसर हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम 3 आंसर यहाँ पर दे दिया है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का, कैसे नहीं है, दोनों व्याख्या एक दूसरे को सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका, मतलब कहते मूर्त संक्रियात्मक, तो मैं आपको पढ़ाए हुए थे क्लास में, बताए हुए थे कि देखिए मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त की बात है जहाँ क्या होगी आपको, मूर्त मतलब क्या हुआ, देख के कोई चीज़ का समाधान करना। मूर्त मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ को हम सामने देख रहे हैं। ठीक है, अमूर्त का मतलब हुआ कि कोई चीज़ हम सामने नहीं देख रहे, उसकी बस हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसका हो गया। तो 5 नंबर क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बच्चे के लिए एक शिक्षिका को, मतलब एक टीचर को, जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहे तो बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, इसका तथ्य दिया हुआ है, तो हम नीचे पढ़ेंगे ध्यान से। कहते हैं अमूर्त संरचनाओं को सरोकार करके खूब अभ्यास करवाना चाहिए। कहते हैं कि अमूर्त संरचनाओं को मतलब एक तरह से बच्चे को सामने लेकर खूब अभ्यास करते हैं, ये चीज़ गलत है। बच्चे जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है वो देख के चीज़ों को समाधान कर सकता है, तो फिर यहाँ अमूर्त की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि बच्चों के विचारों को बढ़ते हुए जटिलता को कण में वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, जहाँ ये मुहैया वाला बात आए तो ये चीज़ पॉजिटिव होता है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर जटिलता नजर आ रहा है बच्चा को, तो सामने में दिखा कर उसे वर्गीकरण करके कि पहले आप इतना कर लो, इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर कर लेना, या एक चैप्टर में 4 भाग कर दे कि पहले आप ये पैटर्न कर लो और नेक्स्ट बार में नेक्स्ट पैटर्न कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट बी नंबर। लेकिन तो पर भी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच के आधारित हो। तो ये भी गलत है, कोई भी बच्चे के सामने मतलब उच्च स्तरीय, क्योंकि बच्चे देख के कोई चीज़ समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ कहेंगे कि आप मूर्त सोच वाली दिए, लेकिन क्या कर दिया, उच्च स्तरीय, ये इससे बेस्ट आंसर बी हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना। CDP में हमेशा आप बेस्ट आंसर चूज करने के लिए बोलता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और डी नंबर कहते हैं कि ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पूरी तरह से तर्क नहीं कर पाते हैं, तो इससे वैज्ञानिक वाली बात, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाता है। ठीक है,
तो हमें सबसे बेस्ट आंसर क्या मिला, बी नंबर मिला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने सारे ऑप्शन को डिटेल्स में समझाए हैं। थोड़ा सा भी आप कभी ने पढ़े होंगे तो आपको एक एक मतलब क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो घबराएंगे नहीं। कभी भी क्वेश्चन बड़ा लगे, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, कभी भी क्वेश्चन बड़ा लगे या कुछ चीज़ बड़ा लगे तो थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर सामने में साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क एवं आपको प्रतिबिंब बन जाता है। सिंपल से बात यहाँ पर कहा गया, उतना बात हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया कि अगर सामने में साइकिल नहीं भी हो, ठीक है, अगर कोई वस्तु एक बच्चे के सामने नहीं भी है तो भी अगर नाम लिए कि देखो बेटा कि आपके पास आपका साइकिल ना ऐसा होगा, तो इमेज बना लिया कि साइकिल कैसा होता है, वो समझ गया कि साइकिल का प्रतिबिंब मतलब उसका पिक्चर, उसका फिगर, उसका फोटो क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अभी मैंने बताया जो बिना देखे समझ जाए वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपको जैसे कि देखिए वो तो क्या हो गया आपको, जैसे सुनकर शब्द सुनकर मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। एक प्रतिबिंब बच्चे बना लिया यहाँ पर। तो जहाँ प्रतीकों की बात कहा जाए, क्या बोलते हैं, जहाँ प्रतीकों की बात कहा जाए, प्रतीक मतलब क्या हुआ, मतलब कोई चीज़ का मतलब जैसे कि साइकिल हुआ तो साइकिल का प्रतीक उसके जैसे यहाँ पर बात किया गया है कि बना लेता है, इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो प्रतीक जहाँ पर है वहाँ पे जाओ पूर्ण संख्यात्मक अवस्था, यहाँ बच्चे क्या करता है, प्रतीकों से समझ लेता है, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंसेंगे आप, ठीक है, एक बात यहाँ पर फंसेंगे, जैसे कि साइकिल नहीं होने पर भी साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है, तो अमूर्त भी ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्पष्ट प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब प्रतीक मतलब हो सकता है कोई चीज़ का, जैसे घोड़ा हुआ तो बच्चे घोड़े को ना देखकर उसे कोई चीज़ का प्रतीक के माध्यम से घोड़ा मान लेता है, ठीक है। तो वही हो गया प्रतीक, ठीक है। तो इसे हो गया इसका आंसर बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बेस्ट आंसर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे। 30 से 40 मिनट का क्वेश्चन होगा, आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हमें सभी तरह का क्वेश्चन बन जाए तो इसी से आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में 20 दिन टाइम है, 20 से 25 दिन टाइम है, आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्नव, एक बच्चे के नाम है आर्नव, ठीक है, जो 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने के लिए अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका क्या करती है, उसको मदद से वो ऐसा करने को सक्षम है। लेव बैगोत्स्की के सिद्धांत से यह कौन सा दर्शाया गया है। देखिए जब आप लेव बैगोत्स्की पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि कोई भी टीचर क्या होता है उसको थोड़ा सा मतलब सहयोग कर देगा, ठीक है। क्या हो गया, थोड़ा सा बच्चे में क्या किया, मान लीजिए आपको एक थ्योरी पढ़ाए होंगे कोई भी टीचर या हम ही आप पढ़े होंगे, जैसे कि बच्चा क्या करता है, मतलब साइकिल सीख रहा है तो थोड़ा सा पीछे से सहयोग करता है, तो वही बात यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शिक्षिका थोड़ी सी मदद करके उसको सक्षम कर देता है कि नहीं ये आंसर होनी चाहिए, अकेले उसको संघर्ष नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर आप लोग बताएंगे। हम मेरे हिसाब से आपको जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये क्योंकि आप पढ़े होंगे समग्र विकास का क्षेत्र ZPD, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ देखिए पूर्णलवन, ये नहीं परिवक्ता, ये नहीं प्रतीकवाद, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। जब लेव बैगोत्स्की की बात करें तो क्या हो जाता है आपको, समृद्ध विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कहते हैं लेव बैगोत्स्की अनुसार अधिगम क्या है। यहाँ पर बैगोत्स्की की बात कहा गया है कि इसका अधिगम क्या है, तो ज्ञान का निर्माण की सक्रिय ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास या दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को है। देखिए जब भी अभ्यास या दोहराव, ये रट्टा मार के, ये सब जानते होंगे आप लोग की निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, मतलब निगेटिव वर्ड है, इसे जानते ही एक क्वेश्चन को आप रॉन्ग कर देंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव मांग रहा है या निगेटिव की बात कहा ही नहीं गया, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का निर्माण क्या होना चाहिए, मतलब सक्रिय पॉजिटिव रूप से होना चाहिए, तो वो चीज़ क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ दोहराव वाला गलती हो गया। निष्क्रिय मतलब हुआ कि बच्चे उदास है, मतलब वो चीज़ के लिए वो क्या होता है, मन उसका नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो गया, ये चीज़ गलत हो गया, उद्दीपन प्रक्रिया ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आसाना अच्छा करती है, मतलब एक
गर्ल्स की मतलब एक नेम है, मतलब नाम है कि अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वो लॉरेंस कोलबर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में है? तो देखिए बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कि लॉरेंस कोलबर्ट जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या हुआ था, वहाँ पे आपको 6 अवस्था दिए थे, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया था आपको, पूर्ण पारंपरिक, परम्पारिक, उत्तर पारंपरिक, इस तरह से मतलब किस में, जैसे कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, इस समाज के अनुसार ये आपको 6 बांटा गया, ठीक है। लेवल 3 था और स्तर 6 था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या कहता है, पूर्व पारंपरिक होगा या पारंपरिक होगा या उत्तर पारंपरिक होगा, क्या इसका आंसर होगा आप हमें बताएंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा आपको परंपरा। जब भी मतलब क्या होता है, ये दूसरे नंबर में है, ठीक है, मतलब बी नंबर में, कि बच्चे क्या करता है, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा करते हैं कि हमें गुड गर्ल गुड बॉय का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दे दिया लेवल का नाम, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, लेवल का नाम दे दिया गया है। एक पूर्व होता है, एक पारंपरिक, एक आपको उत्तर पारंपरिक। इस चीज़ को, लेवल को याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको इसी में आपको 6 बांटा है, ठीक है, जिसमें अच्छा गर्ल अच्छा गर्ल, जैसे कि दंड उन्मुक्ता मतलब बच्चे डरता है कोई चीज़ के लिए, आज्ञापालन उन्मुक्ता, ये सब आपको एक नज़र में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर, ठीक है। ये दूसरे आपको स्टेज में आता है, सॉरी अब लेवल में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, सारे मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस लिया गया है आपके लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहता है 10 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में, जैसे प्रगतिशील शिक्षा में आपको पढ़ाए हुए थे, वहाँ बताए थे, आप पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो आपको फिर समझने में बहुत दिक्कत करेगी। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या हुआ, आपको सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है। देखिए कभी भी अगर बच्चे का आंसर आप इस तरह से छांटेंगे, कभी भी पुस्तक से बच्चे नहीं पढ़ सकता है। उसके लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या हो चाहिए, माहौल होनी चाहिए, उसके लिए क्या हो चाहिए, खेल कूद का होना चाहिए, सभी तरह का मतलब है। ऐसा नहीं कि एक बुक पे निर्भर होता है। तो बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होनी चाहिए। और एक स्कूल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो लड़की यहाँ है लड़की यहाँ बैठे, ऐसे में क्या होता है उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। बच्चे हैं, खुल के उसे पढ़ने देना चाहिए, कहीं भी बैठ रहा है उसके लिए कोई नहीं, आप टीचर के सहयोग से सारा चीज़ मेंटेन करे रहेंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होता है, कभी मानकीकृत जैसी वर्ड आए तो उसे गलत कर देंगे आप, ठीक है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, सीखने का सामाजिक होता है। सिंपल सी बात, कभी बच्चे समाज से भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, सभी तरह से सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस पर बल देती है, ठीक है। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित मतलब हुआ कि गति करके, एक्टिविटी करके बच्चे को हम दिखाएंगे, ठीक है, खेल के माध्यम से उसे अलग अलग तरीकों से हम सिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी एक्टिविटी की बात करें तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, एक बच्चे को आप एक्टिविटी करके दिखाएंगे। तो यही तो आपसे पूछता है कि एक मतलब आप कभी भी एक शिक्षक बनते हैं तो आपको इस पढ़ने का उद्देश्य ही एक होता है कि आप बच्चे को क्या करके पढ़ाएंगे। तो उस एक्टिविटी करके, लचीलापन होता है कि कोई भी चीज़ को आसान बना के, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों को केवल संज्ञानात्मक विकास का संबंधित पहलू होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ का एक पहलू केवल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मानकीकरण, ये गलत हो गया। इसको स्मरण मतलब कोई चीज़ कोई रट्टा मार के नहीं करना है हमें, ठीक है, उस एक्टिविटी से। तो हमें पहला नंबर ही पॉजिटिव लग गया था और इसका आंसर भी हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित, ये आपको बुद्धि से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आपको हम पढ़ाते समय ही बोले थे कि जब हार्वर्ड गार्डनर की बात आए तो उससे क्वेश्चन एक बनता ही है हमेशा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आप ध्यान में रखेंगे। कहते अंतः व्यक्तित्व वृद्धि मतलब आलेख है, तो एक क्या होता है, आपको अंतरा होता था, एक अंत होता है, ठीक है। इसे आप एक इंट्रा और एक इंटर होता था, आपको उस टाइम बताए थे। जब इंट्रा की बात आए और इंटर की बात आए तो दोनों में पहचानने में बहुत बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन। कहते मौखिक व लिखित भाषा का प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। कहते मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, तो ये बात नहीं कहा गया, ठीक है। ये कहा ही नहीं गया है बुद्धि में कभी कि मतलब भाषा के बारे में। कहते ध्वनि और ताल में प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं कहा गया, ठीक है। दूसरों के विचारों की इच्छाओं को समझने की, तो जब आपको बोल रहे थे जब इंट्रा की बात आए तो आपको क्या हो जाएगा, जब अंतः व्यक्तित्व मतलब कभी भी मतलब खुद को समझने की क्षमता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, मतलब दूसरों की विचारों को
मतलब वो अच्छे से समझने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये हो गया अंतः व्यक्ति, ठीक है। जब अंतरा हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद को समझने का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैगोत्स्की के संरचनावाद के किसकी भूमिका अहम है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है, भाषा है, परिकल्पना है, स्कीमा और विकास है, इनाम व सजा है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, जब भी इनाम व सजा की बात करें तो ये चीज़ गलत है। कभी भी मतलब बच्चे को बाहरी मोटिवेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है। ये कोई भी टॉपिक हो, भले आप बच्चे को अच्छे से समझ लीजिए कि एक बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव होगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन बहुत बेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बैगोत्स्की संरचनावाद क्या भूमिका होता है, भाषा या परिकल्पना या स्कीमा या विकास। तो स्कीमा विकास किसका था, पियाजे का था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसका क्या थ्योरी था, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, भाषा। क्या हुआ था आपको, बैगोत्स्की ने भाषा की बात कही थी और संस्कृति की बात कही थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग समाज की संस्कृति की बात कही गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल से समझा रहे हैं। आई होप आप लोग के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो समझ में नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक आप टीचर बनेंगे तो आपको किस तरह से मतलब इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए, ठीक है। तो एक देखते हैं हम, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन, ठीक है। इसमें फिर ऑप्शन दे दिया है कि किसमें से कौन कौन करना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन इसका भी तरीका है। आप क्यों फंसेंगे, जब हमें पता रहेगा तो हम क्यों फंसेंगे। तो ठीक है, तो इसका हम बताते हैं कि क्या आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे करना है ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सब कक्षा में की गई अंतःक्रिया, कभी भी बच्चे को जब पढ़ने आएंगे, एक आप शिक्षिका है तो उसे स्कूल में ही पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। उसे तो आप घर लेकर मतलब कह सकते हैं घर में जाके नहीं पढ़ेंगे, जब स्कूल आएंगे तो उसको क्या करेंगे, कक्षा में एक अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, परियोजना। इसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब हो गया आपको यहाँ पर कि बच्चे की एक्टिविटी चाहे अच्छे हो खराब हो, सारे चीज़ को साल भर में जो हम एकत्रित करके रखते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जहाँ भी जाएंगे आपको ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से ये चीज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद कहते हैं आत्म आकलन, मतलब लास्ट में बच्चे का आकलन करते हैं हम, ठीक है, पूछताछ करते थे। इसका सबसे सीरियल वाइज से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉटेड रहता है आपको तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़े। नेक्स्ट की क्वेश्चन की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको देखिए एनईपी से क्वेश्चंस हमेशा बनता है, एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, ये सब से क्वेश्चंस बनता है। और ये चीज़ आपके लिए जानकारी होना चाहिए, तभी एक बच्चे के एक अच्छा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। वरना फिर उसी तरह होगा, पीट पाट के पढ़ाएंगे। ये चीज़ सरकार के लिए और एक बच्चे के लिए एकदम गलत है, ठीक है। कभी आप बच्चे को पीट पाट के नहीं पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, ठीक है। यहाँ मूल्यांकन की बात करिए तो आकलन और मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन निश्चित रहेगा। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। मोटिवेशन हुआ, आकलन मूल्यांकन हुआ, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आकलन मूल्यांकन से, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। तो थोड़ा सा हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा से बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ठीक है। कहते हैं कि विद्यार्थी को उसके सहपाठियों को तुलना में प्रदर्शन। तो जब तुलना की बात है तो गलत बात है। कभी एक बच्चे कमज़ोर है, एक बच्चे तेज है, तो उसे आप उससे तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। कि देखो आप कमज़ोर है या आप उसके तेज है, उसको मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो तुलना की बात कही तो वहाँ काट देंगे, उसका ऑप्शन देखना ही नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता एक पॉजिटिव क्वेश्चन में, ठीक है। अब सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी को सीखने में कमियों और अभाव ताकि असफलता का पुष्ट पहचान की जा सकती है। मतलब कभी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ये मतलब एहसास नहीं देना चाहिए कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ गलत है। और डी नंबर ऑप्शन है कि विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी। तो हम आपको अभी बताए थे कि जब रटने की बात आए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या निकलता है, क्वेश्चंस कुछ भी हो, हम बोलते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप
ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगी कि कितना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीनों यहाँ पर रॉन्ग बात तुलना बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि आप एहसास दिलाइए, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरा बोले रटने की, तो ये जब रॉन्ग है। आपको बोले जहाँ रटने की बात है, जहाँ तुलना की बात है, वहाँ क्या करते हैं, ये सब निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अभी आपके लिए पढ़ने निगेटिव पॉजिटिव बाद में करेंगे, भले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। लगता है ज़्यादा हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इतना भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि टाइम लग जाए बहुत ज़्यादा। 30 क्वेश्चंस में हमें टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेश के बाधक है, ठीक है। कहते हैं कि समावेशन, ठीक है, समावेशन। जैसे समा की बात आए तो सिंपल सी बात है कि समान, ठीक है। तो यहाँ पर कौन प्रथा की बात, कल्चर की बात कही गई कि जो बाधक होता है। बाधक करने का अर्थ हुआ कि मतलब उस चीज़ में बाधक डाल रहा है, उस चीज़ में अड़चन डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ना देरी करते हुए ऑप्शन को हम पढ़े। ऑप्शन कहते हैं कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समान आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कक्षा में जब अनुशासन की बात आए तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए परस्पर समान के आधारित है, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। जब तक बच्चे को अनुशासन में आप नहीं रखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, गलत हरकतें करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। आपको इस तरह से अपने आप पे लेकर चलना है कि अगर आपको बच्चे हैं अनुशासनहीन रहेंगे तो कैसा लगेगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। आपको बड़े आएंगे उसके सामने जो न सो करते रहेंगे, मुंह लगाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। तो एक दूसरे के लिए परस्पर समान करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आपको ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन कहते हैं सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बाधक कर रहा है कि कौन चीज़ ऐसा बच्चे के लिए गलत है, ठीक है। तो क्या स्कूल में जो सामग्री आते हैं, सामग्री करने का अर्थ है कि जैसे कि मैप आया, ठीक है। स्कूल में क्या आता है, आपको पेपर आता है, अलग अलग तरह का मतलब चार्ट पेपर सब आता है। तो क्या कुछ विद्यार्थियों को जरूरत पूरा करने के लिए है, तो नहीं, ये चीज़ गलत है, ये प्रथा गलत है। ऐसा नहीं कि आप तेज स्टूडेंट है तो आप उसी को दे दे के बढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए इक्वल है, सभी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, सभी स्टूडेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहीं पे गलत हो गया, पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थियों के लिए तो नहीं, ये पर एक चीज़ एकदम रॉन्ग है, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए फिर भी हम दो ऑप्शन है यहाँ पर पढ़ते हैं कि तो शिक्षा साथ सभी विद्यार्थियों के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात सही है। प्रोत्साहित मतलब हुआ कि उसे मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेट करता है, ठीक है, कि नहीं तुम भी कर सकते हो। तो ये चीज़ सही होनी चाहिए। एक टीचर को होना चाहिए कि उसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, नहीं आप भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, डी नंबर कहते हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि एक टीचर जब तक समर्थन नहीं देंगे उसको लक्ष्य मतलब अधिगम को बढ़ाने के, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तब तक कैसे हो सकता है। एक टीचर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हो गुरु होता है। ज़िंदगी को ज्ञान ही नहीं, उसकी ज़िंदगी बनाने के माँ बाप जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन गुरु क्या होता है, ज़िंदगी को एक एक पल को सिखाना होता है, ठीक है। तो समर्थन तो देना बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाशिए के समूह विद्यार्थियों में शामिल में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने के अवसर और सामाजिक वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, सामाजिक वर्तिकाग्र। ये चीज़ हो जाता है गलत, ठीक है, बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा हम चलेंगे तेज में, ठीक है। तो जहाँ भाग लेने का अवसर हो तो ये चीज़ पॉजिटिव है। अधिकारों का समता हो, हर आदमी का अधिकार समान है, किसी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक स्थानों तक पहुँचो, मतलब शिक्षा का स्थानों तक हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को पहुंचना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे को शिक्षा देने का थोड़ा सा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो सभी को शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो बच्चा कौन, एक डी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया बाधा डालता था, यहाँ पर रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, बाधा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। तो जैसे हम आपको पढ़ाए थे, इसे पिछले क्लास मैंने जैसे कि पढ़ाए हुए थे, ठीक है। बुद्धि से पहले आपको ये चीज़ पढ़ाए थे, सारा चीज़ हमने जितने भी बच्चे में मतलब कह सकते एक तरह से कमियां होती है, तो कठिनाई होती है, वो चीज़ हम पढ़ाए हुए थे। अगर आपने क्लास नहीं किया तो जाकर ज़रूर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर ऑप्शन की ओर चलते, कहते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसग्राफिया, और क्या है डिसलेक्सिया और डिस्प्रेसिया, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। ये सब क्वेश्चंस आपको मुंह पे जैसे क्वेश्चन देखने के साथ ही आ जाना चाहिए, ठीक है। कहते हैं लिखने के क्षमता को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है, और क्षमता सुसंगत रूप से, कहते लिखने की क्षमता को सीधे क्या करता है आपको प्रभावित करता है, डिसग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलिया जैसे हम आपको क्या बोलते हैं, कैलकुलिया का हो गया दिमाग से, ठीक है, जैसे कि दिमाग गणित की, जैसे कि कैलकुलेटर मतलब क्या हो गया आपको दिमाग, तो कैलकुलिया यहाँ कैलकुलेटर से आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए हुए थे, आप जाकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देते हैं, बाद बाकी ज़्यादा खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको 4 घंटा क्लास हो जाएगा बस 30 क्वेश्चंस में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चले। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल के समावेश का बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अभ्यास, ठीक है, श्रवण विद्यार्थियों के सफल के समावेश को मतलब बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, विद्यार्थियों को अपने बातचीत करके सोचने दे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, ठीक है। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखे, दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थोड़ा सा हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब बच्चे को क्या हो जाता है, यहाँ पर श्रवण विद्यार्थियों को कहते हैं सफल समावेश में बाधा डालता है, ठीक है। तो बाद में उसे टेप जो रिकॉर्ड दिया तो उसको तो क्या हो जाएगा, बच्चे को सहायता निर्देश रखे तो सही होगा, इसमें दत्त कार्य के लिए मौखिक निर्देश दे, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन बी नंबर देख लीजिए आप, मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा ले, ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी नंबर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है, ठीक है। धीमी समझ, प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या है, जिज्ञासा कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, ठीक है, आसान कार्य की चुनने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर भी आपको धीमी समझ ये चीज़ नहीं, प्रतिभावन मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे की भावना जिज्ञासा ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब जिज्ञासा वाले बच्चे, ठीक है। तो क्या उसको धीमी समझ होगी, नहीं होगी, जिज्ञासा कमी होगी, नहीं होगी, उसकी जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा में बहुत ज़्यादा होगी उसको, ठीक है। और डी नंबर कहता है कि आसान कार्य चुनने की प्रवृत्ति, मतलब उसमें तो आसान नहीं, वो हमेशा क्या करता है चैलेंजेबल क्वेश्चन पूछता है कि चैलेंज क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो सी नंबर आंसर देखिए यहाँ पर, सोच की सटीकता की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब उसकी सोच जो होती है, तर्क जो होता है उसमें सटीकता रहती है, क्वेश्चंस को तरीकों से ऐसा सोल्व करेंगे जैसे कि आपको लगेगा नहीं बच्चे में बहुत सारी क्या होते हैं जिज्ञासा है पढ़ने की, अच्छा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब सिर्फ 9 क्वेश्चंस बचा है, हम लोग जल्दी जल्दी करके देखेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे हमें जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को बोध कौशल का सुसाध्य करना चाहती है, उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहती है, ठीक है। मानचित्र संदर्भहीनता, रूपरेखा सारांशीकरण, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ बात कोई आंसर में ही दिख रहा है कि बचना चाहिए, मतलब बचना चाहिए वाला आंसर बहुत आता है, कौन चीज़ से आपको ज़्यादा बचना चाहिए। तो सिंपल सी बात, किस चीज़ से आपको बचना चाहिए, जो चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, संदर्भहीनता। हीनता मतलब क्या होगा, कोई चीज़ निगेटिव हो गया मतलब उसमें हीन की भावना से देखते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं हम, अगर नहीं भी वर्ड को जान रहे तो यहाँ पे वर्ड से पहचानेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते क्वेश्चंस में थोड़ा सा दम था, हमने क्वेश्चन सारे लिए थे आपके अकॉर्डिंग नहीं लेकर, आपसे थोड़ा सा बाहर लिए थे, तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन इसी तरह रहेंगे क्योंकि ऑफलाइन है, एक सेट बनेंगे तो आपका क्वेश्चन भी बनेगा अच्छे से। तो विद्यार्थी में एक संप्रदाय का अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कहते सुसाध्य करने के लिए, संप्रदाय को अधिगम को सुसाध्य मतलब अच्छा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो नई जानकारी पिछले ज्ञान के बीच में संबंध बनाने से बचे। तो सबसे पहले देखिए ये चीज़, नई ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने के लिए कहा ही जाता है, तो इस चीज़ से बच्चे क्यों, बच्चे का मतलब वो चीज़ ना करे, तो नहीं ये चीज़ करना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मतलब ऑप्शन क्या है। कहते हैं कि नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सी नंबर, विषय वस्तु संबंधी आवश्यक गैर आवश्यक मतलब गलत है। सामग्री जानकारी का मूर्त जटिल रूप से प्रस्तुत करे, ये भी गलत है, कोई भी चीज़ जटिल रूप से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, बी नंबर, नियमों को समझने
मतलब नियम को भी समझना करता है, अवधारणा की विशेषता भी देना चाहिए, उसको परिभाषित करना चाहिए कि नियम से और विशेषता बता करके देखो इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन विद्यार्थी के सफल के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा और भय। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत होगा, तनाव होगा, या जिज्ञासा, या होगा भय होगा। ठीक है, इसका कहने का कि सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो तनाव जो होगा इस सफलता के लिए जिम्मेदार है क्या? भय हो क्या? बोरियत है क्या? जिज्ञासा है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, जिज्ञासा। कभी भी मतलब बच्चे को सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि बोरियत होगा तो ये सफलता में आपको भय लाएंगे, मतलब समझ सिंपल से बात है, सफलता में आपको कठिनाई उत्पन्न होगा। तनाव होगा, उसमें भी होगा, भय भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संप्रत्याय को पढ़ते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है, उसमें उस संप्रत्याय से जुड़ी श्रेणी को सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता जो ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। ठीक है, एक भ्रांति, एक आद्रूप, एक अपवाद, या एक गैर उदाहरण। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक निम्नलिखित विकास का सुगम बना रहे, किस चीज़ का सुगम बना रहे? रट कर याद करने के एकदम नहीं। जब संज्ञानात्मक विकास की कहे तो एकदम नहीं, उसे ज्ञान से बात कही गई है, तो ये नंबर गलत है। घोषणात्मक ज्ञान होना चाहिए, मतलब घोषणा कर दिया ऐसा ज्ञान एकदम नहीं, बच्चे को घोषणा नहीं कर देना है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, नहीं अधिसंज्ञा। ठीक है, मतलब ज्ञान, जहाँ संज्ञान का मतलब ज्ञान हो गया, संज्ञा का मतलब यहाँ पर ज्ञान हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ पर आपको बताए थे कि हम फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर बताते जाएंगे, फुल डिस्कशन से आपको 1 से 4-5 क्वेश्चन बन जाए। आपने देख लिए कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एक भी टॉपिक स्किप करने की बात नहीं है। सीडीपी में हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बात रही आपको जो टीचर वाला अभी बीपीएससी वाले चल रहे हैं, तो उसमें देखिए जो भी चैप्टर है उतना नहीं पढ़ना है, हम आपको जो भी करवा रहे प्रैक्टिस सेट उसको थोड़ा सा देखना है, समझते चलना है, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पर दे दिया है एनसीएफ का। ठीक है, एनसीएफ 2005 का कहता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया धारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के महत्व को बल देता है। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेदन, बार बार अभ्यास, रट उत्तेजना गलत है। ठीक है, वेदन हो गया, मतलब वेदन मतलब बाधा, सिंपल से बात समझेंगे। ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। सक्रिय मतलब बच्चे एक्टिव है। ठीक है, कोई काम करने के लिए बच्चा क्या है, एक्टिव है, मतलब बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी मदद के लिए शिक्षक को निम्न से क्या करना चाहिए? ठीक है, तो असंगत जानकारी चिन्हित करना चाहिए, भ्रमित करना चाहिए, एकदम नहीं। विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताए, उन्हें नकल करने के लिए कहे, एकदम नहीं। ऐसे संकेत जो स्कीमा संरचना को सक्रिय करे, मतलब ऐसा संकेत बच्चों को देना चाहिए। स्कीमा मतलब क्या हो गया, माइंड हो गया, उसको थोड़ा सा आपको सक्रिय करना चाहिए, एक्टिव हो जाए बच्चे, थोड़ा सा आप देंगे हिंट तो उसको एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर देख रहे हैं कि आपका आंसर यही होगा सी नंबर, दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कितना बेस्ट आंसर रहता है। फिर यहाँ पे तर्क वाली क्वेश्चन दे दिया है, तर्क वाले क्वेश्चन में हमें बहुत मजा आता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण अधिगम, यहाँ पर क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी के लिए उसकी भ्रांतियों का मतलब भ्रमित करें। ठीक है, भ्रांतियों को वैकल्पिक अवधारणा को साझा करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियों को वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होता है, सीखने की बात होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि दोनों जो क्या है, मतलब पहला जो कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को भ्रांति वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। मतलब बच्चे को मतलब ऐसा क्वेश्चन दो, मतलब ऑप्शन देना, क्वेश्चन देना चाहिए जिससे थोड़ा सा बच्चे सोचे, तरक्की करे, भ्रांतियाँ हो उसमें अंदर। ठीक है, ये चीज़ सही है। वैकल्पिक की बात करिए, ऑप्शन की बात करता है कि आप धारणा को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चा थिंकिंग कर पाएंगे, सोच पाएंगे, उसको चैलेंजेस क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि भ्रांति या वैकल्पिक अवधारणाओं का आधारहीन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को मतलब हम ऑप्शन 4 दिए थे, एक निगेटिव दिए तो उससे ये नहीं हो, ये चैलेंज हुआ बच्चे के लिए, उसकी प्रक्रिया महत्वहीन होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी प्रक्रिया महत्वहीन होता है। तो इसका हो जाओगे ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, आर गलत है, यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगम सहायता लाचारी महसूस होती है, ये विद्यार्थी का यह मानता है कि क्षमता सुधार हो सकता है, ध्यान महारत लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ठीक है, यहाँ पर महारत मतलब हो गया कि वो मास्टर हो गया। ठीक है, महारत मतलब कोई चीज़ को मतलब मास्टर माइंड हो गया। ठीक है, वो ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों को परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, आंतरिक मतलब हो गया कि इंटरनल मोटिवेटर। यहाँ पर क्या करेगा, इंटरनल मोटिवेशन हो गया है कि अंदर से बच्चे मोटिवेट है, ऐसा नहीं कि उसे एक्सटर्नल देंगे। ठीक है, उसे इंटरनल देंगे, मतलब अंदर से कोई चीज़ के लिए जिज्ञासा है, मतलब मोटिवेट है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि को रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षण प्रशंसा करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो एक बात बताइए, क्या दंड के लिए कोई चीज़ काम करना या आंतरिक है? नहीं, वो तो क्योंकि वो दंड के लिए है। एक गतिविधि को रुचि कारण कर रहा है, तो यही तो आंसर होगा। गतिविधि कोई भी चीज़ को रुचि से कर रहा है तो ये इसका इंटरनल है, वो खुद की रुचि से कर रहा है। ठीक है, और सी नंबर कहता है शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, तो ये भी गलत है। ठीक है, प्रतियोगिता जीतने के लिए भी गलत है। कोई चीज़ बाहरी नहीं होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए हो चाहिए, वो इंटरनल हो गया। और जब दूसरे के लिए हो तो एक्सटर्नल हो गया, बाहरी हो गया। तो इसका आंसर बी फॉर बेस्ट। इसी के साथ मेरा सेशन लास्ट हुआ आज का। अब हम थोड़ा सा बोलते बोलते आप लोग एक ही बात बताएंगे कि देखिए 30 क्वेश्चंस में आपको लगा कि नहीं क्वेश्चन सारे बन जाना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। हर टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, ध्यान में रखें, कोई टॉपिक नहीं जो स्किप करने वाले हैं। तो हम अब चले आपके क्लास को विदा लेकर, मिलते अगले क्लास में। अभी के लिए